यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कवर कर लेंगे। और अगेन आज का जो सेशन होगा भाई ये भी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। और आज के सेशन में हम लोग 2 से 3 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे भाई। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो भाई यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया हुआ है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आपको यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसी के अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं भाई। जैसे आपका ट्रायंगल दे दिया जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर कहेगा भाई सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए। या फिर आपके पास स्क्वायर है और उस स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट करना है और फिर आपको बताना भाई कि सर्कल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, है ना। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स होंगे भाई, उन टाइप्स को भी हम लोग यहाँ पे पैरेलल में कवर करते चलेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2 पैरेलल वायर से पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे भाई 2 केस बनेगा। केस 1 है कि भाई 2 पैरेलल वायर दिए हुए हैं, दोनों जो है d डिस्टेंस के दूरी पे रखे गए हैं। और फर्स्ट केस में क्या है कि भाई दोनों के अंदर क्या है, करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई जो करंट का डायरेक्शन होगा सेम हो सकता है। और केस 2 बनेगा भाई कि जो करंट है दोनों वायर में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक में करंट नीचे तरफ जा रहा है तो दूसरे में आपका ऊपर तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो भाई जब करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में सेम होता है, तो ऊपर तरफ जा रहा हो या फिर नीचे तरफ जा रहा हो, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, ये अट्रैक्शन का लगता है। यानी ये वाला वायर जो है इसको इस तरीके से खींचेगा, यानी दोनों आपस में नजदीक आने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें जिसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो यहाँ पे भाई रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा और ये इधर तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो आज के सेशन भाई हम लोग बात करेंगे कि भाई ये जो एक बार अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है और एक बार रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तो भाई ये कितने ताकत से फोर्स लगाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करेंगे भाई। ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट करूं, जैसे भाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भाई हम लोग पढ़ते हैं ना कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में भाई हम लोग को पता है कि अगर आपके पास 2 अपोजिट चार्ज, एक प्लस है एक माइनस है, तो भाई ये क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वही अगर आपके पास 2 सिमिलर चार्ज है तो आपस में रिपेल करते हैं। तो एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक बार फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो भाई हम लोग ये भी तो देखते हैं ना भाई कितने तेजी से अट्रैक्ट करेगा या फिर कितने तेजी से ये रिपेल करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, है ना। और दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन डिस्टेंस है उसका क्लियर हुआ ना। तो उसी तरीके से भाई यही चीज यहाँ पे भी है कि भाई एक बार ये अट्रैक्ट करता है अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, और एक बार रिपेल करेगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर काम करेंगे भाई, कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है, शायद से मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। ऐसे यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। देखिए हम लोग को भाई सीधे यहाँ पे जो डीसी मोटर का हम लोग प्रिंसिपल यूज करते हैं ना, या फिर कहीं इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन टॉर्क बोलते हैं भाई, ठीक है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई 2 मैग्नेटिक फील्ड में आपस में इंट्रैक्ट होने के कारण जो भी टॉर्क पैदा होता है उसके कारण यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स बनेगा या फिर रिपल्सन फोर्स बनेगा, डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन आपका क्या है। तो अभी हम लोग फर्स्ट केस की बात करें तो केस 1 भाई हम लोग भी फर्स्ट कंडक्टर में मान लेते हैं, ये दिखा रहा है I एम्पीयर का करंट। सीधी सी बात है, अगर I एम्पीयर करंट हमारे कंडक्टर ए है भाई, तो सीधी सी बात है भाई ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। तो हम करंट का डायरेक्शन कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी इधर क्या हो जाएगा क्रॉस क्रॉस, ओके, और इधर हो जाएगा डॉट डॉट। ये सब तो आपको पता होगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं भाई कि एक और कंडक्टर को रख रहे हैं, ये मान लेते हैं हम लोग का सेकंड कंडक्टर है, ओके। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोगों ने
डे डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा हुआ। इसमें भी क्या है कि भाई सेम डायरेक्शन में आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि मैग्नेटिक फील्ड में, किसका मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना जो कि बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का क्या है, ये जो कंडक्टर बी है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर भाई। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना। डीसी मोटर में यही तो होता था, या फिर कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क में भी तो यही तो होता था भाई, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं भाई, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और ये घूमना स्टार्ट कर दे रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे अब देखते हैं भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग को अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इंडेक्स जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लिया हम लोगों ने। मिडिल फिंगर करंट को बताता तो करंट ऊपर तरफ जाता इस तरीके, तो थंब क्या बता रहा है, फोर्स, यानी इस पे जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग का फर्स्ट केस हुआ भाई कि इस मैग्नेटिक यानी इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, इस पे हम लोग का फोर्स लग रहा है इस तरीके से। यही अगर हम लोग इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मान लेते हैं मेरे पास कंडक्टर बी था और इसके अंदर मेरा आई एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई इसके चलते मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर क्रॉस और इधर डॉट। ठीक है। तो अभी इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इसके चलते मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, बस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग अपने कंडक्टर ए को रख रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर आई एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो इस बार भी फोर्स लगेगा। अगेन हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ है भाई, तो इंडेक्स फिंगर को मैंने बाहर तरफ कर लिया। करंट का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ अपवर्ड है ना, तो फोर्स देखिए थंब बता रहा ना, फोर्स मेरा इस तरीके से लगेगा। क्लियर हुआ। तो भाई इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, इस पे एक इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इस पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है भाई। क्लियर हुआ। तो भाई यहां पे बस कंडीशन ये है कि दोनों में क्या होना चाहिए, करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अपवर्ड होना चाहिए या तो डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहां पे हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और वही अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, तो केस 2 में भाई हम लोग ये मान लेते हैं मेरा फर्स्ट कंडक्टर है, इसमें करंट मेरा ऊपर तरफ है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर क्रॉस बनेगा, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है भाई। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग अपने सेकंड कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगेन एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो भाई इस पे देखते हैं फोर्स किस तरीके से लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर तरफ जा रहा है, करंट मेरा डाउनवर्ड है, तो थंब देखिए किधर बता रहा है, इस डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर हुआ। और वही अगर हम लोग सेकंड केस देखते हैं कि भाई मेरा ये कंडक्टर बी है, इसमें करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इधर, यानी इधर क्रॉस हो जाएगा और इधर डॉट हो जाएगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग अपने कंडक्टर ए को प्लेस कर रहे हैं भाई, तो कंडक्टर ए को प्लेस कर रहे हैं, उसमें जो करंट है भाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया हम लोगों ने, इसका नाम ए बोल दिया हम लोगों ने। तो भाई देखते हैं इस पर फोर्स कैसे लगेगा। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर तरफ है, करंट मेरा ऊपर तरफ है, तो थंब देखिए कैसे बता रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी दोनों को एक साथ देखा जाए तो भाई इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ। तो आज के सेशन में हम लोग इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करेंगे भाई, ये हम लोग कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा है भाई, और बायोट-सैवर्ट लॉ का हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था जो कि सर्कुलर वायर के लिए था, और सेकंड एप्लीकेशन देखा था हम लोगों ने जो कि एक स्ट्रेट वायर था भाई, है ना, फाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर था, और ये एक स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसके चलते हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, देख रहे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें किसी भी पी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो हम लोगों ने भाई यहाँ पे भी बायोट-सैवर्ट लॉ यूज किया था। सही बात है। तो यही जो हम लोग का सेकंड एप्लीकेशन है, बायोट-सैवर्ट लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है भाई, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, अपने फोर्स के फॉर्मूला को एक तरीके से फाइंड आउट करने के लिए।
तो देखिए एक मिनट, यहां पे जो हम लोग का फॉर्मूला बना था ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला था पी पॉइंट पे, इसको पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये था हम लोग का, देखिए ये था, ओके, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए। ए क्या है हम लोग का? ए है भाई आपका डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ए आपका है ना, पी पॉइंट से वायर का जो डिस्टेंस है, ये था हम लोग का। तो किसी किसी बुक में ए लिखा रहेगा भाई, किसी किसी में आर लिखा रहेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपका साइन फाई 2 और फाई 1 ये सब क्या था? ये हम लोग का एंगल था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर बैठ के देखेगा भाई, तो एक एंगल ये बनेगा जिसको हम लोग फाई 2 बोल रहे थे, और एक एंगल आपका ये बनेगा जिसको हम लोग फाई 1 बोल रहे थे। क्लियर हुआ? और इसमें हम लोगों ने स्पेशल केस देखा था कि भाई अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो सीधी सी बात है भाई, फाई 1 फाई 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, और जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला हम लोग का बना था ये क्या हो गया था आपका? साइन 90 यानी 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी साइन 90 1 के बराबर, यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ओके ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा भाई। तो ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम लोग को भाई यहां पे साफ साफ देखने को मिल रहा है यहां पे जो फोर्स लग रहा है ना, यहां पे जो फोर्स लग रहा है भाई, एक जैसे, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाते हैं भाई, इधर करते हैं इसको। ओके, देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का हो, तो भाई ये किस प्रिंसिपल के थ्रू लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क कारण हम लोग को पता है जो फोर्स होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देखा था, BIL sin थीटा। क्लियर हुआ? जहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका करंट है, फिर ये जो आपका कंडक्टर रखा हुआ है ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में ही तो करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? अपने कंडक्टर के लेंथ को भी लेते हैं, तो बी और आई के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ओके ना, तो ये हम लोग का फोर्स लग रहा है भाई, और हम लोग को ये पता है कि भाई अगर हम लोग किसी एक कंडक्टर को देखें, जैसे यहाँ पे हम लोग स्पेस बनाते हैं, मान लेते भाई मेरे पास ये कंडक्टर है और इसके अंदर करंट फ्लो रहा है I एम्पियर, तो भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ना, जैसे d डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक तरीके से दूसरे कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है। ये कंडक्टर A मान लेते हैं, ये कंडक्टर B मान लेते हैं भाई। तो d डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए ना, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं F = BIL sin थीटा है, तो भाई ये B क्या है मेरा? ये फ्लक्स डेंसिटी है, समझे? तो इसका वैल्यू तो चाहिए ना मेरे को। तो भाई ये जो कंडक्टर A है, इस कंडक्टर A के कारण इस d डिस्टेंस की दूरी पे, मान लेते जो पॉइंट है, ये पॉइंट में नाम दे रहा हूँ P, तो इस P पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट में ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो मेरा वायर है ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और इनफाइनाइट लेंथ के वायर में I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है d डिस्टेंस की दूरी पे इस P पॉइंट पे मेरे को कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा? तो बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा भाई कंडक्टर A है, इसमें मेरा करंट फ्लो रहा था I एम्पियर, तो d डिस्टेंस की दूरी पे मेरा दूसरा कंडक्टर रखा गया है, तो पहले मेरे को d डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई। यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कितना देखने को मिला, ये चाहिए मेरे को। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बायोट-सावर्त लॉ यूज कर रहे हैं, और बायोट-सावर्त लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन, इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस P पॉइंट पे B का वैल्यू बता सकते हैं। और अभी जस्ट देखा भाई हम लोग का कितना है यहाँ पे, ये हम लोग का वैल्यू B = म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई A। ओके, यहाँ पे जो B का वैल्यू देखने को मिलेगा ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई A के जगह हम लोग D लिख देते हैं भाई, क्योंकि मेरा D डिस्टेंस माना गया है। और यहाँ पे था आपका साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और क्योंकि हम लोग ये दोनों वायर को इनफाइनाइट लेंथ का मान के चल रहे हैं भाई, तो इनफाइनाइट लेंथ में हम लोगों ने देखा था फाई 1 और फाई 2 का जो वैल्यू था वो 90 के बराबर हो गया था,
है ना, यानी φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो कितना हो जाएगा 2। तो काटेंगे तो भाई कितना हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये मेरा एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी देखने को मिल रहा है। b का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो भाई अभी जो हम लोग के पास ये फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसमें हम लोग इस b के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। तो भाई हम लोग b की जगह डाल देते हैं सीधे सीधे म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी इंटू आई इंटू एल मतलब जो लेंथ है भाई कंडक्टर का, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा मतलब क्या कि भाई b और i के बीच का जो एंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे किसी भी केस को आप उठा लीजिए, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई भी केस आप ले लीजिए भाई, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना ये ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा समझिए, हम लोग को पता है ये मेरा फर्स्ट कंडक्टर हो गया, ये आपका सेकंड कंडक्टर हो गया। तो भाई अभी हम लोग फर्स्ट कंडक्टर कारण, ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस क्रॉस होगा, ठीक है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या रखा हुआ है, कंडक्टर बी रखा हुआ है, इसमें भी करंट मान लेते ऊपर की तरफ है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया थीटा, थीटा क्या है, ये वो एंगल है भाई, यानी एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, बी। तो बी आप देखिए बी मेरा क्या है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, सही बात है, और करंट के बीच का। तो बी बोर्ड के अंदर मेरा भाई फ्लक्स का डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें भाई, एक मिनट देख, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि बोर्ड के अंदर जा रहा है भाई, सही बात है। और करंट का डायरेक्शन आप देखिए, करंट का डायरेक्शन या फिर जो कंडक्टर का जो लेंथ है इसका डायरेक्शन देखिए भाई ऊपर तरफ है ना, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है भाई, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले b का वैल्यू डाल दिया, करंट वैसे लेंथ वैसे वैसे, और साइन थीटा यानी कितना, साइन थीटा 90, साइन 90 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा f के इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू डाल दे भाई, कितना हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई इंटू, ठीक है, यानी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग काम करना पड़ेगा भाई। देखिए थोड़ा समझाता हूँ। मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो है I1 है, तो इस I1 के चलते, सबसे पहले इस I1 के चलते भाई यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना, ओके। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैं नाम दे दे रहा हूँ B1, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, और इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है मान लेते हैं I2, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा भाई, ध्यान समझिए, जो फोर्स लगेगा है ना अट्रैक्शन का, इस पे जो फोर्स लगेगा, तो भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण है, कंडक्टर 1 कारण, तो यहाँ पे कंडक्टर 1 कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। मतलब कहना मतलब क्या है ना, यहाँ पे भाई आपका जो करंट आएगा ना, ये I और I आ गया ना, ये किसका है, ये B1 का है, ठीक है। फर्स्ट कंडक्टर कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो यहाँ पे जो करंट होगा ये क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग I1 लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस B का वैल्यू अभी जस्ट बताया ना मैंने आपको, तो इस B के वैल्यू में ये था, तो यहाँ पे I1 डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई यानी इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्लियर हुआ। और देखिए भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इस तरीके से आपने जो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखा है भाई, तो ये I1 के चलते बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग दूसरा कंडक्टर रख रहे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना भाई, समझ गए। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा आपका B1, यानी इसके कारण जो फ्लक्स बना भाई फर्स्ट कॉइल के चलते, फिर ये फर्स्ट करंट के चलते जो बना वो मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे कॉइल का जो करंट होता है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना, ये होता है आपका साइन थीटा। तो ये सब पता होगा भाई, बेसिक चीज़ है। तो क्या हो जाएगा I1 और ये मेरा I2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कंडक्टर करंट के कारण आपका, यानी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर का हो, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इसके चलते बन रहा है, ये B1 हो गया, और करंट हम लोग I2 लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा ये हो जाएगा I1 इंटू I2 इंटू L, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई D। इसको काट दे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होता है। F इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 इंटू I2 इंटू जो भी आपका L है वो, ओके। अब देखिए
हम लोग यहाँ पे भाई अगर हम लोग बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज हो, वही चीज़ आपके यहाँ पे है ना, 2 इंटू I1 I2 इंटू L जहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये D है दोनों कंडक्टर बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो, और बाकी आपका जो 10 टू पावर -7 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसने एक डेफिनेशन दी है ना, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये एम्पियर्स फोर्स लॉ बोला जाता है भाई इसको। तो अभी इसने क्या बोला है कि भाई मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 वायर कंसिडर किया हुआ है, ये फर्स्ट वायर हो गया, ये सेकंड वायर हो गया, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट केस मान लेते दोनों का जो लेंथ है ये 1 मीटर के बराबर है, दोनों वायर का जो लेंथ है भाई 1 मीटर के बराबर है, दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है ये 1 एम्पियर का है, और इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है भाई ये भी हम लोगों ने 1 मीटर लिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू I1 मेरा 1 एम्पियर, I2 मेरा 1 एम्पियर, लेंथ मेरा 1 मीटर, डिस्टेंस जो है ये भी मेरा 1 मीटर, और ये हो जाएगा बाकी 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, इतने फोर्स के बराबर एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि भाई दोनों वायर के अंदर 1 एम्पियर का था, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि हेंस 1 एम्पियर इज दैट करंट इफ, ठीक है, इन विच इफ मेंटेन इन अ 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। मतलब यहाँ पे जो रिलेटिव परमेबिलिटी लिया हो 1 लेकर के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट का लिया था ना भाई, समझ गए, सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू डाला ना 4.2 10 टू पावर -7, यहाँ पे म्यू आर नहीं दिखाया। तो वही है कि भाई वैक्यूम हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ याद रखना भाई, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये तो हो गया भाई 2 पैरेलल कंडक्टर के लिए कि भाई दोनों में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोल रहा है, ये वाला कंडीशन है, 2 पैरेलल वायर है और दोनों जो भाई d डिस्टेंस के दूरी पे सेपरेट करके रखा गया, दोनों में जो है डीसी करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का, और सेम डायरेक्शन फ्लो हो रहा है भाई, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का लगेगा भाई, है ना, दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में। आगे है द मैग्नेटिक फील्ड along a line running parallel to these wire and midway between them। देखिए इसने क्या बोला कि भाई ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडक्टर, इसमें मान लेते हैं I एम्पियर का डीसी करंट फ्लो हो रहा है, ये हो गया मेरे पास सेकंड कंडक्टर, इसमें भी I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है भाई, और ये दोनों जो है d डिस्टेंस की दूरी पे रखे गए हैं। अब यहाँ से पढ़िए, द मैग्नेटिक फील्ड along a line running parallel to these wire, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किस तरीके से बनेगा, इसके कारण भाई इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, इस तरीके से जाते हुए, और यहाँ पे भाई अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका इसी सेम डायरेक्शन में बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मिड पॉइंट बोला गया भाई, मिड पॉइंट मतलब क्या, बीचों बीच। अगर ये d डिस्टेंस की दूरी पे है, ये d डिस्टेंस की दूरी पे, तो भाई मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं भाई हम लोग का P पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, अगर आप ध्यान से देखिए, इस वाले कंडक्टर के कारण क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्रॉस है, अंदर की तरफ जा रहा है भाई, ऐसे घुस रहा है ना, और फिर इधर से निकलेगा, यानी इधर क्रॉस है, इधर इसका डॉट है, समझ में आया। और इस वाले वायर के चलते देखिए ऐसे घुस रहा है, यानी इधर मेरा क्रॉस होगा और इस साइड क्या हो जाएगा, मेरा डॉट हो जाएगा। तो अब देखिए भाई कि यहाँ पे यानी इस मिड पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक अंदर तरफ जा रहा है और एक हम लोग का बाहर तरफ आ रहा है भाई, सही बात है। अब हम लोग को पता है कि भाई बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करके हम लोग भाई यहाँ पे एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। यहाँ से लेके आते हैं डिस्टेंस कितना मेरा, ये है d/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है, तो भाई मिड पॉइंट पे बताता हूँ d/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कितना देखने को मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोग का, मान लेते हैं फर्स्ट B1 की बात कर रहे हैं, यानी इस कंडक्टर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा कितना है, तो μ0 इंटू I डिवाइडेड बाय 4 इंटू यहाँ पे a था, a मतलब डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है भाई वो, ठीक है। और इसको हम लोग इनफाइनाइट लेंथ मान के चल रहे भाई, तो इनफाइनाइट लेंथ तो क्या हो जाएगा आपका साइन φ1 प्लस साइन φ2,
है ना। तो भाई ये तो 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू I1 कर लेते हैं I1, और ये हो जाएगा आपका साइन 1 प्लस साइन यानी 1 के बराबर यानी 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई और d बाई 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 4 है ना, काट देते हैं, कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला कट जाएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाय पाई डी, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है भाई, इनवर्ड है, अंदर तरफ जा रहा है। तो मेरा फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड हुआ। उसी तरीके से हम लोग ये सेकंड वायर के चलते भाई हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, अगेन सेम बायोट सावर्ट लॉ यूज़ करके, है ना, सेम ही आएगा ना भाई। ये भी आपका इन्फानाइट लेंथ का है, तो इसमें भी आपका साइन 5 प्लस साइन 5 यानी ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से काट देते हैं, और ये डिस्टेंस d बाई 2, क्योंकि ये भी आपका क्या होगा, आधा डिस्टेंस ही होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा पाई डी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है भाई, बाहर तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ना पड़ेगा B1 प्लस B2, लेकिन भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भाई किसी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो किसी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो B1 क्या है, B1 है भाई मेरा ये म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाय पाई डी, और जो इनवर्ड है यानी जो अंदर तरफ जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं भाई, और जो बाहर तरफ आ रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, म्यू नॉट, है ना, माइनस लेना पड़ेगा ना, डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए म्यू नॉट अपॉन पाई डी हम लोग का कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपका I1 और ये प्लस माइनस माइनस I2 हो जाएगा, और क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है भाई, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I एम्पेयर के बराबर, जो कि DC करंट है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कट जाएगा, कटे यानी जीरो, तो ओवरऑल जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो देखने को मिलेगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग को जीरो मिलेगा भाई। क्लियर हुआ। तो वही आपसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा था मिड बिटवीन यानी मिडवे, बीचों बीच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्मॉल। देखिए ये है क्या भाई, इस पर थोड़ा सा आते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में जा करके। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। थोड़ा सा मैं कोरिलेट करवाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मान लेते मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, है ना। अब भाई मान लेते हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम लोग एक टेस्ट चार्ज उठा के लाए। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 कूलम का होता है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा करके धीरे 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 नज़दीक लेके आ रहे हैं भाई, ये जो मेरा मेन Q कूलम का चार्ज है उसके। तो भाई अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो भाई कभी भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव फोर्स है, ये भी पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज ये भी है। तो भाई इतने दूरी तक तो कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आप इन्फिनिटी पॉइंट से जो टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं भाई, ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई अब इस चार्ज का, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे ही आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पे आपने इस टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो इस टेस्ट चार्ज ऊपर क्या हो जाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे एक बाहर तरफ फोर्स लगेगा भाई। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो दायरा होता है जिस दायरे में अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट से यानी बाहर से कोई भी टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं तो भाई उस पे फोर्स लगता है। अब डिपेंड करता है भाई आपका ये जो मेन चार्ज है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता, अगर पॉजिटिव है तो भाई रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं भाई। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई मेरे पास एक Q कूलम का चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस तरीके से, ओके। तो भाई अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज को उठा करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, तो भाई
यहां तक अगर आप देखें, यानी जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां तक तो भाई इस टेस्ट चार्ज को लाने में आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। हल्का सा जो भी इसका वेट होगा भाई उसके इक्विवेलेंट अगर आप धक्का देंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से भाई मान लेते हैं इस पॉइंट से आपका इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो चुका है इस मेन चार्ज का। तो भाई अब इस पॉइंट से जो है ना इसको अगर इधर लेके आना, मान लेते हैं इस ए पॉइंट पे लेकर के आना है, तो अब भाई आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, टेस्ट चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा, धक्का देगा भाई, आने देगा नहीं, है ना, अपोज कर रहा है। तो सीधी सी बात भाई आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स और लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या आप इसमें एक वर्क कर रहे हैं भाई, यानी आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले आने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और जो भी आप वर्क डन करेंगे, जो भी इसके ऊपर आप वर्क डन करेंगे भाई इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस ए पॉइंट पे लाने के लिए, वो पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट से मान लेते आपने उठा करके इसको ए पॉइंट पे रख दिया, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आपने वर्क डन किया है वो वही वर्क डन क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे यहां से आपने वाली हाथ से पकड़ के धीरे 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 लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे आपने रख दिया। अब सीधी सी बात है भाई इसके अंदर क्या हो गया, जो भी आपने वर्क डन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुका है। अब जैसे यहाँ से आप हाथ हटाएंगे, यानी जैसे आप इसको छोड़ेंगे ना, वैसे ही बहुत तेजी से बाहर तरफ भागेगा। तो सीधी सी बात है भाई जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वही क्या हो गया, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना, समझ गए। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं भाई। वही अगर आप मान लेते हैं इन्फिनिटी पॉइंट से आप यहां पे लाना चाहते हैं, यानी चार्ज के और नजदीक लेके जाना चाहते हैं, मान लेते हैं मेरा बी पॉइंट, तो सीधी सी बात और वर्क डन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा ज्यादा होगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है सीधे सीधे फोर्स, यानी और तेजी से रिपेल करेगा। तो सीधी सी बात है और तेजी से रिपेल कर रहा है इस पॉइंट पे, तो क्या इसको और ताकत से एक यानी और फोर्स लगा करके इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ज्यादा हाई हो जाएगा। समझ में आया? सेम इसी तरीके से भाई अगर हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड में आए, इधर लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो भाई मान लेते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो इस तरीके से अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। तो भाई मान लेते हैं मेरे पास एक इन्फिनिटी पॉइंट पे एक मेरे पास इस तरीके का एक मैग्नेट रखा हो, मान लेते हैं अभी आइसोलेटेड, ऐसा आइसोलेटेड पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता भाई, लेकिन आप समझिए भाई इमेजिन समझने के लिए भाई आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है। तो सीधी सी बात है भाई अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट से अगर आप इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप रखना चाहते हैं, तो भाई सीधी सी बात आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इसको साउथ बना लेते हैं, इसको नॉर्थ बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिपेल करेगा ना। तो जो भी आप वर्क डन करेंगे इन्फिनिटी पॉइंट से इसके मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखने के लिए, वही हम लोग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा भाई। ठीक है, और वही अगर मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन पूछता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे भाई जिस पॉइंट से, है ना, जिस पॉइंट से इस मैग्नेट के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, वहीं से मेरा क्या हो जाएगा, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, यानी इस वाले का। ओके, और मैग्नेटिक पोटेंशियल की अगर बात करें, मैग्नेटिक पोटेंशियल तो भाई किसी भी टेस्ट मैग्नेट को, टेस्ट चार्ज जैसा होता है तो उसी हिसाब से आप कोरिलेट कर सकते हैं। किसी भी आप इन्फिनिटी पॉइंट से एक मैग्नेट को भाई किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखने में जो भी आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, वही वर्क डन क्या हो जाता है, आपके मैग्नेटिक पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़िए क्या है, अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे ना, ये मेरा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ भी बनाते हैं, इसको नॉर्थ इसको साउथ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और यहाँ पे वही इस तरीके से एंटर करेगा। ओके, तो बोल रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी कोई भी पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, है ना, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का मतलब है एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे वहां पे टेस्ट चार्ज होता था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को भाई, यानी इन्फिनिटी पॉइंट से, यानी बाहर से नॉर्थ पोल को अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पे लाकर रखने में जो भी आपको वर्क डन लगाना पड़ रहा है, जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, वही वर्क डन क्या हो जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कहीं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी को हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलते हैं भाई, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पोल, है ना, यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, मतलब रिपेल करेगा ना, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ। समझ में आया? तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा भाई।
बाकी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके देखिए, ये सब आपका प्रूफ करवाया गया भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ लिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कॉन्सेप्ट गेन कर लिया सही से, मैग्नेटिक फील्ड पूरा सेम रहता है, ए टू जेड आपका रिपीट हो जाएगा। तो आप वी के मेहता फॉलो कीजिए भाई, वी के मेहता में पूरा सीक्वेंस वाइज बताया गया है। ये तो आपका PYQ चल रहा है तो इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ओके, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन रिपीट होगा बार बार, सारा चीज़ पढ़ाया गया वहाँ पे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन यही बोल रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखा ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट मान लेते हैं इस तरीके का कोई वायर है भाई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसका एक छोटा सा अगर आप लेंथ लेते हैं, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, एक स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी आइडियल बोलते हैं इसको। ठीक है, स्मॉल लेंथ के कारण जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ये मान लेते भाई हम लोग पास एक वायर है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ओके, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का। तो भाई ये छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, ये मान लेते हैं मेरा छोटा सा लेंथ है DL, तो करंट से मल्टीप्लाई करने से ये क्या होता है, करंट एलिमेंट बन जाता है भाई, ओके ना। तो ये छोटे से करंट एलिमेंट के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इस करंट एलिमेंट के कारण भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई। मान लेते हैं P पॉइंट है R डिस्टेंस की दूरी पे, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पढ़िए क्या बोल रहा है भाई, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल बताना है, किसके कारण, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण। कहाँ पे, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो सीधी सी बात है, इस छोटे से करंट एलिमेंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको बताना भाई। तो सीधी सी बात है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई, इसका एक रेंज होगा ना, ऐसा थोड़ा ना भाई इन्फिनिटी तक एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ये नहीं। तो इन्फिनिटी पे पूछा भाई, तो इन्फिनिटी पे जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा वो तो जीरो होगा भाई। समझ में आया, इन्फिनिटी मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया भाई। अब बहुत लंबा मतलब क्या, अब डिपेंड करता है भाई आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो भाई उसमें जैसे चार्ज है ना, प्रोटॉन हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अपने आप में बहुत छोटा है। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन भाई अपने आप में काफ़ी छोटा है ना। अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें, कितना है आपका 10⁻⁻19 कूलम, सोच रहे हैं बहुत ही छोटा चार्ज है। तो भाई कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो सीधी सी बात है ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। लेकिन भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा होगा तो बहुत छोटा होगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखें ना कितना छोटा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इन्फिनिटी डिस्टेंस क्या हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तो 2 सेंटीमीटर के लिए इन्फिनिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप बहुत छोटा है भाई। मास की अगर बात 10⁻31 kg है तो सोचिए कितना छोटा होगा। तो इसके लिए 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, इन्फिनिटी डिस्टेंस हो गया। जैसे चींटी की बात करें भाई, है ना, तो चींटी के लिए, क्योंकि चींटी अपने आप में काफ़ी छोटा है भाई, अगर इसको 1 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई लेंथ उसका बहुत छोटा है। समझ में आया। तो वही है, इन्फिनिटी पॉइंट पे पूछा, तो भाई इस करंट एलिमेंट से इन्फिनिटी पॉइंट के हिसाब से आपका वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कहीं से भी आप नॉर्थ पोल लेके आएंगे वहाँ पे कोई भी वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा वो। ओके, तो ये जीरो हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना भाई। तो करंट क्योंकि डॉट दिखाया गया है, तो डॉट का मतलब होता है भाई बोर्ड से बाहर निकल रहा है, यानी करंट बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है भाई। तो थंब को हम लोगों ने आउटवर्ड कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा चारों फिंगर जिस तरीके से मुड़ेगा, इस तरीके से मुड़ेगा, है ना। और ये डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भाई हम लोग बना सकते हैं सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करवा के। सोलेनॉइड मतलब एक सीधे से कॉइल को बोलते हैं सोलेनॉइड। अगला है द आयरन कोर मटेरियल यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी इन अ रेडियो सर्किट। देखिए भाई, जब भी आप रेडियो सर्किट की बात करें तो भाई यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है काफ़ी हाई होता है, मेगा हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में, है ना। तो भाई हम लोग यहाँ पे जो कोर यूज़ करेंगे फेराइट का कोर होता है भाई। फेराइट एक स्पेशल मटेरियल। देखिए अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें, थोड़ा सा आपको फ्रेम बना कर दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर भाई जैसे पावर ट्रांसफार्मर बात करें, कितने पे काम कर रहा है, 50 हर्ट्स पे। 50 हर्ट्स कहना मतलब क्या है भाई, एक सेकंड में जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है कितना 50 साइकिल बना लेगा, है ना भाई। 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है भाई, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट है ना 1 सेकंड, या फिर नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकंड, है ना। तो एक सेकंड में 50 साइकिल बनाता है, 50 साइकिल। तो अब देखिए अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर की बात करें भाई, तो हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे अगर d∅dt फ्लक्स एक तरीके से बन रहा है कॉइल के, उसको पूरा बनाते हैं थोड़ा। प्राइमरी में जैसे ही आपने
एक्साइटेशन दिया यानी सप्लाई कनेक्ट किया तो भाई यहाँ पे फ्लक्स बनेगा ना d∅dt। यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या कि भाई ये एक सेकेंड में 50 बार क्या हो रहा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा होगा। तो भाई क्योंकि ये चेंजिंग नेचर का फ्लक्स है तो इसके कारण क्या होगा, ये जो कोर है आपका, जो ट्रांसफार्मर कोर है भाई, इसके अंदर भी है ना EMF इंड्यूस्ड होगा। इस कोर के अंदर भाई EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो EMF इंड्यूस्ड होगा। इसके चलते मेरा करंट फ्लो होगा। इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं भाई, है ना। तो ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, लैमिनेशन यूज कर रहे थे, है ना। सॉलिड कोर यूज ना करके इसको पतला पतला पत्ती में काट दे रहे थे भाई। क्लियर हुआ। और ऐसा करने से क्या हो गया, पतला पतला पत्ती काटने से क्या हो गया कि भाई मेरा जैसे एक सॉलिड कोर की बात करें तो सॉलिड कोर का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन भाई अगर आप पतला पतला पत्ती काट देते हैं भाई तो यहां पे ईच थिन कोर, है ना, एक एक कोर की अगर बात करें भाई तो उसका क्योंकि भाई काफी पतला है तो एरिया कम हो गया। अब एरिया कम हो गया, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, R=ρL एरिया। तो एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है जो ईडी करंट आ रहा है ना ये एक तरीके से कम हो जाएगा भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो भाई करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये तो 50 हर्ट्ज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भाई, है ना। 50 हर्ट्ज पे भी आप देख रहे हैं एडी करंट आ जा रहा है। और एडी करंट क्या है, लॉस है भाई, क्योंकि ये करंट क्या होगा आपका सर्कुलेट करते रहता है और ये हीट के फॉर्म में आपके कोर को गर्म करेगा। तो हम लोग नहीं चाहते भाई ऐसा हो। ये तो 50 हर्ट्ज की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, मेगा हर्ट्ज की बात करें भाई, तो सोचिए भाई मेगा हर्ट्ज में तो समझते 10 का पावर 6 यानी एक सेकंड में सोचिए कितना साइकिल बनेगा। यानी यहाँ पे इस बार मान लेते हैं आपने हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, सोर्स कनेक्ट कर दिया भाई, तो यहाँ पे सोचिए जो फ्लक्स इस बार चेंज होगा कितना तेजी से चेंज होगा। अब तेजी से चेंज होने के कारण भाई सीधी सी बात है जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो भी लार्ज होगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड EMF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅dt के ऊपर, है ना। तो भाई जितना ज़्यादा EMF होगा उतना ही ज़्यादा आपका करंट होगा। इस करंट को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। तो ये जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ज़्यादा आपका I²R लॉस करवाएगा, यानी उतना ही ज़्यादा हीट पैदा होगा, है ना। तो भाई हम लोग यहाँ पे फिर जब हम लोग नॉर्मल कोर यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे सिलिकॉन स्टील वाला वो सब यूज़ नहीं करते हम लोग, फेराइट कोर यूज़ करते हैं भाई। फेराइट एक स्पेशल मटेरियल होता है। इसका क्या है कि भाई परमेबिलिटी हाई होता है, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होता है, प्लस इसका जो रेजिस्टेंस होता है भाई, है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है ना, समझे। रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक सा लार्ज है तो सीधी सी बात है इतना हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई तेजी से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके कारण जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा उसके कारण जो भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा काफ़ी लार्ज होता है फेराइट का, तो ऑटोमेटिक ये ईडी करंट को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। इसलिए हम लोग हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट कोर यूज़ करते हैं, ध्यान रखना आपको। बस पूरा का पूरा ईडी करंट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है मशीन में तो भाई ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग श्योर प्रूफ ऑफ टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। देखिए भाई जैसे कोई मैग्नेट है तो भाई हम लोग तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना भाई इधर नॉर्थ इधर साउथ है, किसी किसी मैग्नेट पे आपका नहीं लिखा रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे भाई ये मैग्नेट है ना, तो भाई इसमें कहीं पे लिखा नहीं है ना कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है ना, इसमें भी देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो इसके लिए भाई हम लोग हमेशा रिपल्सन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ना श्योरिटी के लिए भाई, है ना, ठीक है ना, ओनली श्योर प्रूफ ऑफ टेस्टिंग ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट, तो रिपल्सन वाला यूज करते हैं। क्योंकि भाई देखिए अगर आप मान लेते हैं ये मैग्नेट ले रहे हैं, नॉर्थ है साउथ, तो भाई अगर आप इसको चिपकाएंगे तो सीधी सी बात है ये नॉर्थ है साउथ है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो अट्रैक्ट हो तो आप कह सकते हैं भाई कि, लेकिन इसमें मतलब कंफर्म नहीं होता, यहाँ पे रिपल्सिव वाला लेके चलेंगे। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ है, आइसोलेटेड पोल लेके चलते भाई, ठीक है ना। तो अगर नॉर्थ की बात करें सीधी सी बात है नॉर्थ क्या कर देगा, और रिपेल कर देगा भाई। जैसे रिपेल करेगा हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि भाई ये जो टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये हम लोग को पहले से पता होता है कि भाई ये कौन सा पोल है, ठीक है ना, इसका आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। अब ये नॉर्थ पोल है, अब सीधी सी बात से रिपेल करेगा तो सीधी ये नॉर्थ पोल है तो सीधे ये भी नॉर्थ पोल ही होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रिपल्सिव मेथड यूज करते हैं भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना किसी भी मैग्नेट को पोल को फाइंड आउट करने के लिए। एक बार आप कॉमन सेंस लगा सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। ये वाला जो है ये हम लोग को पता होना चाहिए। बाकी आप देखिए यहाँ पे अगर रिपेल कर रहा है इसको तो क्या, ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इसीलिए ये तो मेरा नॉर्थ पोल है पहले से ही पता, तो साउथ पोल हो जाएगा ये। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ
करंट कैरिंग कॉइल। देखिए बायोट सेवार्ट का भाई हम लोगों ने दो एप्लीकेशन देखा था। फर्स्ट था आपका सर्कुलर वायर के चलते और दूसरा था आपका स्ट्रेट वायर के चलते। एक और एप्लीकेशन है भाई जो कि आपके वी के मेहता में करवाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो ये मेरे पास कॉइल है और एक सिंगल टर्न लेकर के हम लोग देखा। तो भाई कॉइल है, हमारे कॉइल है तो उसको ऐसे दिखा रहा है, तो ये इसका सेंटर जो होगा यही तो इसका एक्सिस होगा, समझ गए। यहाँ से लेके ये क्या हो जाए, ऐसे एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास एक, समझिए ध्यान से कि भाई मेरे पास एक कॉइल है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन दिया गया है। तो करंट कैरिंग कॉइल के कारण इसके एक्सिस पे, है ना, एक्सिस से पी पॉइंट की दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना होता है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बायोट सेवार्ट लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका एक और थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मतलब कॉइल का एक्सिस में तो समझिए ना भाई, कॉइल का एक्सिस का मतलब क्या है भाई, सेंटर ले लीजिए, सेंटर से जो भी आपका लाइन ड्रॉ होगा ये इसका एक्सिस हो जाएगा। या फिर ऐसे आप समझिए एक्सिस का मतलब क्या कि भाई किसी को भी रोटेट करवाना हो ना, घुमाना हो, अगर जैसे मान लेते हैं इस तरीके का, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टर्न्स यूज करके समझते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मेरे पास कॉइल हो गया, तो भाई इसका एक्सिस अगर बात करें तो एक्सिस का मतलब क्या है भाई, यही तो इसका एक्सिस होगा। क्लियर हुआ। अगर आप एक सिंगल टर्न को देखेंगे, एक सिंगल टर्न को देखेंगे भाई, तो इसी तरीके का तो बनेगा, समझ गए। तो उसके सेंटर से, है ना, सेंटर से जो लाइन पास होगा इसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस पे अगर आपको किसी भी पी पॉइंट की दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो बायोट सेवार्ट लॉ का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करिए। थर्ड एप्लीकेशन था भाई। तो अभी देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है ना। देखिए द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल विल बी, यानी यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है भाई। तो अभी आप समझिए ये हो गया हम लोग के पास एक आयरन कोर सोलेनॉइड और इसके एक्सिस पे, है ना, एक्सिस से भाई किसी भी पी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं बायोट सेवार्ट लॉ को यूज करके। तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछा, तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं करंट मेरा इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, इसका मतलब क्या, करंट मेरा ऐसे जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें भाई तो 4 फिंगर को ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने चारों फिंगर को कर्ल कर लिया, तो थंब जो बताता मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। यानी ये जो एक्सिस है ना, इसके एक्सिस के पैरेलल में रहता है भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल ही तो बना। वही अगर डायरेक्शन मान लेते भाई अपोजिट ले लेते हैं, मान लेते इधर से मेरा बाहर निकल रहा है, इधर से मेरा एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए अगेन मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो अभी भी क्या हो गया, एक्सिस के पैरेलल ही तो है। तो ये लिखा द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल विल बी, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगा, बी फॉर बॉल। इसका आंसर देख लेते हैं, सही है। आगे बढ़ते भाई, अभी हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इसमें हम लोग 3 टाइप्स को देखेंगे भाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन कवर करते हैं और इसमें जो हम लोग यूज करेंगे बायोट सेवार्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या था कि भाई आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का कोई भी वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई आपको अगर पी पॉइंट की दूरी पे, है ना, या फिर कहीं आर पॉइंट, इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो हम लोग निकाल रहे थे कितना आया था आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड आया था ये था आपका म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू यहाँ पे जो डिस्टेंस होता था भाई, यहाँ पे आर लिया तो आर ले लेते हैं, और ये हो जाए आपका साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्लियर हुआ। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये मेरे पास वायर हो गया, है ना, इसमें करंट ये है, एक ये वायर हो गया, एक ये वायर हो गया, यानी जितने भी साइड्स हैं ना भाई, इस स्क्वायर के 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग ट्रीट करेंगे और ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका डायरेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं चारों वायर के चलते। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें डायरेक्शन इस तरीके से, तो भाई मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन ये तो इस तरीके से जाएगा, यानी इधर से मेरा इधर डॉट बनेगा, इधर क्रॉस बनेगा, समझ में आया भाई, अंदर घुसेगा ना। यहाँ पे देखिए तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, इधर घुसेगा, इधर यानी इधर क्रॉस हो जाएगा, इधर डॉट हो जाएगा। इसमें आप देखिए ऐसे जा रहा है तो अगेन ऐसे, यानी इधर क्रॉस बनेगा और इधर डॉट हो जाएगा। और इस वाले के लिए देखें अगर, तो भाई मेरा ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे होगा, तो अगेन क्या होगा, इधर क्रॉस होगा और इधर डॉट होगा।
तो आप देख रहे हैं भाई सेंटर पे इन चारों कंडक्टर के कारण या फिर चारों साइड्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन मतलब क्या, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे भाई। क्लियर हुआ? अगर किसी का भी डायरेक्शन अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना फर्स्ट केस, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 62 में, इसमें क्या था, दोनों का जो डायरेक्शन था भाई एक दूसरे का अपोजिट था, इसलिए क्या हो गया था आपका, सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या, सबका यहाँ पे ऐड हो जाएगा भाई। और सारे के अंदर है ना, इसमें सब में तो सेम करंट फ्लो रहा है ना भाई, आई एम्पियर, समझ गए? तो सबका जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे वो सेम होगा। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आप भाई एक का फाइंड आउट कर लीजिए, एक के चलते जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो, और इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे काम करना है कि भाई एक वायर के चलते फिर एक साइड के चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये तो हम लोग का फार्मूला है भाई। अब क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट में यहाँ पे भाई हम लोग को ये 90 डिग्री मान के चलना होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे करें, ये आपका 590 ये भी, तो ये कितना हो, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। ये लिखता हूँ μ0 × I डिवाइडेड बाय 4 पाई × R, और R की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइड है डिस्टेंस लिखा ऑलरेडी। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ ना। इस तरीके से अगर आप देखें, मान लेते हैं ये वाला साइड लेके चल रहे ऊपर वाला, तो ये लेंथ कितना है, 2a के बराबर है, तो 2a इसका भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें, थोड़ा सा न्यू पेज में आते हैं, या फिर यहीं पे रहते हैं भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस समय मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। देखिए, इसी वाले साइड को लेके चलते हैं, इसमें करंट फ्लो रहा है I एम्पियर का, हम लोग को भाई यहाँ पे बताना है। ओके, तो सबसे पहले ये अगर डिस्टेंस देखें, है ना, तो कितने के बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये वाला साइड भाई अगर 2a है तो ये भी 2a होगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को पता चल गया a, है ना, इस वायर से a दूरी के डिस्टेंस पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो भी एब्जॉर्बर बैठा होगा भाई, तो यहाँ से मेरा एक इधर देखेगा, यानी यहाँ पे एक एंगल बनेगा φ1, और इधर देखेगा तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा φ2। सही बात है। तो अभी हम लोग को φ1 और φ2 फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में चले भाई, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, 90 डिग्री हो गया, हम लोगों को पता है कि भाई तीनों का सम करेंगे, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये 90 है, यहाँ पे देखिए 90 होता है ना। तो क्योंकि भाई ये बिल्कुल बराबर काट रहा है ना, समझ में, ये पूरा बराबर काट रहा है ना भाई, यहाँ से डायगोनल मतलब क्या, बीचों, यानी ये कितना हो जाएगा, 90 का आधा नहीं 45 हो जाएगा। ये 90 है, ये 45 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 ही होगा। φ1 मेरा 45 होगा, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही भाई। उसी तरीके से φ2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 90 है, ये 90 होता है, लेकिन 20 से कटा हुआ है, ये भी 45 हो जाएगा। ये 90 हो गया, 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो b देखने को मिलेगा क्या हो जाएगा, μ0 × I डिवाइडेड बाय 4 पाई। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है भाई, डिस्टेंस कितना a है, और ये हो जाएगा आपका साइन φ1 की जगह 45 डिग्री प्लस साइन, ये भी आपका 45 डिग्री। ओके, अब इसको बस सॉल्व कर लेना हम लोग को। तो एक साइड के कारण हम लोग यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये हो जाएगा भाई आपका, इसको ऐड कर लेते हैं, यानी √2 आएगा भाई। ओके, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ऐसे √2 ही आएगा। ओके, सही है भाई। इसका वैल्यू डाल दिया ना, साइन 45 का जो भी वैल्यू आएगा, देखिए साइन 45 यानी √2/2 प्लस √2/2। इसको हम लोग और बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2,
तो एक रूट से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√2। उसी तरीके से कर सकते तो 1/√2 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, √2 हो जाएगा। तो भाई ये √2 यानी आ जाएगा आपका। तो ये हो गया भाई। अब इसको सीधे सीधे, क्योंकि भाई एक साइड के कारण आ गया ना, अब हम लोग को चारों साइड के कारण देखना है, इसके कारण भी, इसके, क्योंकि सबका डायरेक्शन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है ना, सबका जो डिस्टेंस है भाई सेम ही आ रहा है, भी ये डिस्टेंस है, भी ये डिस्टेंस है ना, तो सीधे सीधे तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर तो कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा μ0 × I डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए, और ये हो जाएगा आपका √2। तो इसका हो जाएगा A फॉर एप्पल। और ठीक है, यहाँ पर μ0 का वैल्यू का ओके, यहाँ पे भाई आपसे यहाँ पे H पूछा गया भाई, B नहीं पूछा आपसे, H पूछा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूछा गया ना, तो कोई नहीं। H इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है B इक्वल टू μ0 इंटू μr तो है ही नहीं भाई, रिलेटिव परमिटिविटी है, तो μ0 इंटू H हो जाएगा। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो जाएगा B/μ0। तो B का वैल्यू मेरे को ऊपर में पता है μ0 इंटू I डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए, ये A है भाई आपका, इंटू √2, और ये μ0 आ जाएगा, नीचे वाला तो कट जाएगा, तो ओवरऑल आपका यही बचेगा सिर्फ A फॉर एप्पल। तो मेरा फर्स्ट टाइप हुआ भाई। इसमें और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप जो है भाई, आपका स्क्वायर ना दे करके आपका ट्रायंगल दे सकता है, इस तरीके का आपसे ट्रायंगल पूछ देगा, है ना। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। ठीक है, साइड दिया 2 मीटर है, और इसमें I एम्पियर करंट फ्लो रहा है इस तरीके से, I एम्पियर, इसमें भी I एम्पियर, इसमें भी I एम्पियर। तो सबसे पहले सेंटर पे देखते हैं भाई, इस साइड के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, इसका डायरेक्शन कैसा है, पहले डायरेक्शन देखना होता है भाई, सबका डायरेक्शन सेम होगा तो भाई ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसके कारण देखें भाई, ये BC साइड के कारण देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे होगा, ऐसे आर करंट, तो इधर यानी इधर डॉट बनेगा भाई, इसके कारण देखते हैं, यानी इधर अगेन डॉट बनेगा इसके कारण, AC के कारण, और इसके कारण अगर आप देखते हैं तो भाई ये भी डॉट बनेगा, यानी तीनों के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब किसी एक साइड को लेके चलते हैं, जैसे BC साइड को लेके चलते हैं भाई, है ना, इसमें करंट फ्लो I एम्पियर। तो भाई हम लोग को इस वायर से इतने डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग को बताना है। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर चले, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, मतलब सारे साइड्स बराबर होंगे भाई, सारे साइड्स बराबर, इसका मतलब क्या, सारे एंगल जो होंगे 60 का होगा, है ना, तभी तो 180 होगा तीनों का सम। तो अगर आप इसको अगर आप देखते हैं भाई, है ना, क्योंकि ये टोटल 60 डिग्री है, तो भाई ये जो लाइन गया है ना, ये बीचों बीच काट रहा है इसको, यानी इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना हो गया आपका 90 30 120, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी φ1 जो है मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें आपका φ2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो बायोट सर्वोट का सेकंड एप्लीकेशन यूज़ करके भाई यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, B इक्वल टू μ0 इंटू I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू जो मेरा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 2 मीटर का साइड है भाई। ओके, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, यही रहने देते हैं, डिस्टेंस भाई A मान लेते हैं। ये हो जाएगा साइड 60 प्लस साइड 60। तो ये तो एक साइड के कारण आया भाई, इसी तरीके से इसके कारण भी सेम आएगा। ठीक है, इसके कारण भी सेम आएगा, तो सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ना, एक के कारण निकाल के 3 साल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई आपका फर्स्ट के कारण देखें तो भाई ये आ जाएगा, φ1 φ2 जो है 60 के बराबर हो जाएगा। μ0 का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, I जो है 1 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, और A यहाँ पे निकाला गया भाई। देखिए A जो है आपका, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, OD देखा ना, OD। तो भाई यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज़ कर भाई निकाल सकते हैं, 1/3 आ जाएगा, यानी 1/√3 आ जाएगा। बस यहाँ पे बस वैल्यू डालना है हम लोग का। ठीक है, तो ये आ गया भाई इतने के बराबर। और अगर हम टोटल की बात करें तो भाई टोटल भी क्या हो जाएगा 3b1 के बराबर हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इतने के बराबर है। तो मेरा एक स्पेशल टाइप हो गया ट्रायंगल वाला। इसमें
एक और क्वेश्चन बनेगा भाई, इसमें आइए स्क्वायर वाला जो हम लोगों ने अभी निकाल लिया भाई, स्क्वायर वाला इस तरीके निकाल लिया। क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आपका इधर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई मेरे पास एक स्क्वायर है और ठीक है, साइड कितना है 12 के बराबर है भाई, है ना। हर एक साइड जो है 12 के बराबर है, आई एम्पेयर का करंट ये कैरी कर रहा है हर एक साइड में। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, पहला केस जो हम लोगों ने अभी जस्ट PYQ में सॉल्व किया। दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है भाई कि इफ द स्क्वायर वायर इज रीशेप्ड इनटू अ सर्कल, यानी पूरे स्क्वायर को रीशेप करके हम लोग एक सर्कल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब इस केस में आपको बताना है व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सबसे पहले तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा भाई, सर्कल जो आपने बनाया रीशेप करके स्क्वायर को, तो सेंटर पे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और जो स्क्वायर वाले केस में जब ये स्क्वायर था उस समय जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया था सेंटर पे, और जो सर्कल वाले केस में जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया उसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मेरा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले इसने स्क्वायर वाले पे काम किया, तो स्क्वायर वाले पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, एक साइड कारण जो भी होगा, बाकी इसको टोटल के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे किया हुआ है। और स्क्वायर के लिए भी जस्ट समझा भाई, ये एंगल 45 है ना, यानी 5 1 5 2 जो होगा 45 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए B1 पहले निकाल लिया, इतने के बराबर होता है। 5 1 5 2 की जगह 45 पुट कर देंगे, और क्योंकि ये पूरा का पूरा 12 के बराबर था भाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये L के बराबर हो जाएगा, तो B1 आ गया इतना, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब ये स्क्वायर था। अब हम लोग सेकंड केस पे आते हैं भाई, हम लोगों ने भाई इस स्क्वायर को क्या कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी देखिए लिखा है ना टोटल लेंथ, यानी ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, क्योंकि भाई अगर हम लोग ये चारों साइड को ऐड करेंगे तो भाई ये कितना है 12 के बराबर, ये भी 12 के बराबर, 12 के बराबर, ये भी 12 के बराबर। तो टोटल जो हम लोग का सर्कमफेरेंस देखने को मिलेगा, है ना, कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी 8L के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 8L ये पूरा लेंथ होगा, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा 8L के बराबर। तो वही क्या हुआ कि जो 8L है, 8L को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस के कितने के बराबर होता है 2πr के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी सर्कल का रेडियस निकल जाएगा, इतने के बराबर आ गया भाई। अब क्योंकि इसका रेडियस पता चल गया, अब बायोट-सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग को पता है भाई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा μ0 × I डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता है 2πr। क्लियर हुआ। तो भाई r मेरे को पहले से ही पता है, देखिए वही है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रूप इतने के बराबर होता है, बायोट-सावर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। μ0 का वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, I वैसे वैसे छोड़ दिया, r की जगह हम लोगों ने ऊपर में वैल्यू निकाला था ऑलरेडी, तो भाई ये आ गया, है ना। अब कंपेयर कर लेते हैं कि भाई ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है या फिर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, तो वही लिखा गया है ना। इंस्पेक्शन करने के बाद द मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्क्वायर विल बी मोर, स्क्वायर में जो है आपका वो ज़्यादा है भाई एज कम्पेयर टू सर्कल। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा भाई। अब हम लोग आते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरी अ करंट। भाई मेरे पास एक सर्कुलर स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें भाई करंट फ्लो रहा I एम्पियर का मान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो भाई देखिए, अभी अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाएंगे ना भाई एग्जाम में, तो ज़्यादा चांस है, क्योंकि भाई सिंगल कंडक्टर, तो सिंगल कंडक्टर के हिसाब से आपको लगेगा भाई ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा ही नहीं, है ना। इस तरीके से आप सोचेंगे भाई, क्योंकि फोर्स के लिए क्या चाहिए हम लोग को, एक और बगल में करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए, तभी तो फोर्स लगेगा। ये तो सिंगल कंडक्टर रखा हो भाई, है ना। तो हो सकता है कि भाई ज़्यादातर ऑप्शन आप ए चूज करें, नो फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर एट एनी पॉइंट, लेकिन भाई ये आंसर गलत दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे अगर आप इसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसने क्या बोला है कि भाई एक सॉलिड कंडक्टर जो होता है ना, ये अपने आप में अगर सॉलिड कंडक्टर आप एज्यूम कर रहे हैं, तो भाई इसमें बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर को आप इमेजिन कर सकते हैं, तो एज्यूम कर सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं भाई ये जो सॉलिड कंडक्टर बना है, ये बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर को मिला करके हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम लोग अगर वायर की बात करें भाई, जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं ना, जैसे ये वायर है भाई, देखिए ये वायर है अपना आप, है ना। तो भाई इसको जो आप छीलेंगे, इसका इंसुलेशन अगर आप हटाएंगे, तो भाई इसके अंदर से इस तरीके से देख रहे हैं ना, पतला पतला वायर निकल रहा है। तो आप कह सकते हैं भाई कि एक सॉलिड वायर जो होगा,
ये बहुत सारे पतले पतले वायर से मिलकर के बना हुआ होता है। क्लियर हुआ? और जैसे मान लेते हैं इसमें भाई n नंबर ऑफ पतले पतले वायर है ना, n नंबर ऑफ थिन वायर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं भाई कि n वायर में है ना, n वायर्स में टोटल करंट मेरा I एम्पियर है, तो भाई एक वायर में कितना करंट बहेगा, I/N एम्पियर। कोई दिक्कत है नहीं, इसमें भी कुछ करंट बह रहा है, इसमें भी कुछ करंट बह रहा है, इसमें भी कुछ करंट बह रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को ट्रीट करना भाई, यानी एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर भी क्या है, बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर हैं। और क्योंकि भाई सब में, क्योंकि मेन वायर में ही अगर आपने करंट ऊपर तरफ एज्यूम कर लिया, तो भाई सब में यानी जो पतले पतले कंडक्टर इनमें भी करंट ऊपर तरफ जा रहा होगा। तो अगर हम लोग किसी दो कंडक्टर के ऊपर फोकस करें, मान लेते हैं इस पे और इस पे, है ना, तो भाई सीधी सी बात है भाई, ये आपस में अट्रैक्शन का फोर्स है, इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये आपस में नजदीक आने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से और इसमें अगर आप पतले पतले कंडक्टर एज्यूम करते हैं, तो भाई ये वाला भी एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेगा। तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे सारे पतले पतले वायर के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, नहीं सारे एक दूसरे के नजदीक आना चाहता है भाई। और एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि भाई इसका जो ओवरऑल रेडियस होगा वो कमेगा, या फिर कहीं जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई ये कमेगा, पतला होने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, दब रहे हैं। तो और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है भाई, जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है, रेडियली, क्योंकि भाई ये सर्कल है ना, सर्कल ये रेडियस होता है, ठीक है भाई, इस तरीके से देखें तो ये रेडियस हो गया ना वायर का, तो रेडियली फोर्स लग रहा है ना, रेडियस के पैरेलल में जो लगता है, मतलब रेडियस के ही डायरेक्शन में जा रहा है ना फोर्स, इसको हम लोग रेडियली बोलते हैं भाई। एक होता है एक्सियली, एक होता है रेडियली, ठीक है। टर्बाइन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा रोटेशन के हिसाब से। तो ये रेडियली फोर्स लग रहा है, तो रेडियली फोर्स लग रहा है और एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका C फॉर कैट होगा, रेडियली फोर्स है ना। और ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इनका जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अवे नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पे नजदीक, मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज इशू कर दिया है, बस आप समझिए कि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इसका जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कमेगा, रिड्यूस होगा। बाकी भाई नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से भाई आपका करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो उस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।